नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक बड़ा अच्छा सूत्र कहा। उन्होंने कहा, शस्त्रेण हन्यते एकः बुद्धया बुद्धया हन्यते शतम, शस्त्रम निहन्ति देहंतुम बुद्धि विनार्शते कुलम। यानी शस्त्र से केवल एक व्यक्ति को मारा जा सकता है, लेकिन बुद्धि से सैकड़ों लोगों की हत्या की जा सकती है। कूटनीति से, चालबाजी से, चालाकी से सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है। शस्त्रों से केवल शरीर मरता है, लेकिन बुद्धि से भविष्य और इवन गर्भ में रहते हुए बच्चे को भी मारा जा सकता है। ऐसा उनका सूत्र था। बुद्धि की प्राधान्यता उन्होंने बताई। ये जो वर्तमान में प्रकरण चल रहा है, यह वस्तुतः बुद्धि से खेला गया खेल है, जिसमें हम सब, पूरा हिंदू समाज आपस में लड़ रहा है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं यूजीसी के नियमों की, नए गाइडलाइंस की। इसकी भूमिका में हमको जाना चाहिए, और इसकी भूमिका बनती है 2016 में, जब तमाम लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत अच्छे काम करते हैं। वैसे में 2016 में आंध्रा यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, रोहित वेमुला, वो आत्महत्या कर लेता है। रोहित वेमुला पीएचडी का विद्यार्थी था, जिसे संभवतः उस समय की जो पीएचडी की एसटी एससी के लिए स्कॉलरशिप होती थी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप, वो मिलती थी। रोहित वेमुला एक अंबेडकर संगठन चलाते थे, अंबेडकर एसोसिएशन, और उनका वैचारिक द्वंद्व उस समय की अन्य जो छात्र संगठन था उनसे होता था। एक छात्र संगठन के पदाधिकारी को, जो अपोनेंट थे, उनको उन्होंने बंद किया कमरे में, और कई लोगों ने मिलकर के उनको मारा। वो भर्ती हुए, उन्होंने लिखित में शिकायत की उस समय के सांसद बंगारू दत्तात्रेय को, उस समय जो मंत्री भी थे, उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर को शिकायत फॉरवर्ड की, और वो उनकी स्कॉलरशिप कुछ समय के लिए बंद हो गई। रोहित वेमुला ने धरना भी दिया, और कुल करके फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली तो जो आत्महत्या में उन्होंने लिखा अपने सुसाइड नोट में, वो बताता है कि वो अवसाद से ग्रसित थे। कोई इस कारण या फिर कोई जातिगत भेदभाव उनके कारण होता हो, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने लिखा उनके उसमें कि माय बर्थ इज माय फेटल एक्सीडेंट, आई कैन नेवर रिकवर फ्रॉम माय चाइल्डहुड लोनलीनेस, द अनएप्रिसिएटेड चाइल्ड फ्रॉम माय पास्ट। इस सब से ऐसा लगता है कि वो अवसाद में थे। फिर कांग्रेसियों को मौका मिल गया, वामपंथियों को मौका मिला, देश विरोधियों को मौका मिला, और उन्होंने पूरे देश में कि भाई एक दलित छात्र की जातिगत लोगों ने हत्या कर दी, जातिगत लोगों ने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया, और ये जातिवाद है, जातिवाद है, और ऐसा करके इतना इतना ज्यादा कि पूरे देश में रोहित वेमुला, आपको भी ध्यान होगा कि 2016 में संसद भी बाधित की, और पूरे इसमें रोहित वेमुला का ऐसा इकोसिस्टम ने शोर मचाया कि ऐसा निरूपित किया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दलित विरोधी है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि रोहित दलित नहीं था, रोहित ओबीसी का था। उसके पिताजी ओबीसी के थे, उसकी मां अनुसूचित जाति की थी, और शायद इसीलिए उसे स्कॉलरशिप मिल रही थी, और शायद यही लूफाल होने के कारण उसकी स्कॉलरशिप बंद भी हुई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पायल तड़वी नाम की एक आदिवासी लड़की, 26 साल की, वो एमबीबीएस करने जाती है मुंबई में एमबीबीएस करती है, और फिर वो 3 महिलाओं की शिकायत करती है कि तीनों महिलाएं, एक मेहरे, एक खंडेलवाल, ऐसा करके 3 महिलाओं की शिकायत करती है कि मुझे बहुत परेशान करती हैं, और वो भी सुसाइड कर लेती है। ये 2019 की घटना है। इन घटनाओं को पायल तड़वी और रोहित वेमुला की घटनाओं ने जैसे अवसर दे दिया हमारे वामपंथियों को। और एक बहुत कुख्यात वामपंथी वकील है इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह रोहिंग्याओं का केस भी लड़ी है। इंदिरा जयसिंह जो एलजीबीटीक्यू को भी, अभी जो तमाम आया था कि
जेंडर चेंज किया जा सकता है, सुबह कुछ जेंडर, शाम को कुछ जेंडर, जेंडर की शादी की जा सकती, कुछ खुल करके उनकी शादी को वैध मानना, और ये सब इंदिरा जयसिंह के काम है। अभी वो लगी हुई है कि 16 साल की उम्र में सेक्स को वैध किया जाए। तो ऐसी ये वामपंथी एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह, जिनकी फीस लाखों में है। वो एक दिन का 10 लाख चार्ज करती है, लेकिन वो ऐसा बताते हैं कि रोहित की मां ने उनको वकील किया, जबकि वस्तुतः यह है कि इंदिरा जयसिंह ने उन दोनों से संपर्क किया और उनके आधार पर उनको लेकर के उन्होंने उनकी तरफ से केस लगाया। तो वामपंथी इकोसिस्टम का खेल है। याद रहे, इंदिरा जयसिंह सामान्य वर्ग की है। फिर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की ताकि UGC को निर्देशित किया जा सके कि वह कैंपस में भेदभाव को रोकने के लिए नियम बनाए। यद्यपि मैं जब HOD था यूनिवर्सिटी में, तो हम सब जानते हैं कि एंटी रैगिंग कमेटी थी, मैं भी उसका चेयरमैन था, और हर विभाग में एक एंटी रैगिंग कमेटी होती थी, लेकिन ठीक है, नहीं बनी। फिर 25 में इसकी शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने UGC को 6 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने को कहा। UGC ने नए नियम लाए, बहुत अच्छे नियम थे, लेकिन इंदिरा जयसिंह ने और जो वामपंथी इकोसिस्टम है उसने फिर कहा कि ये नियम कमजोर हैं और ये 2012 के नियमों से भी कमजोर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को UGC को नागरिक समाज के सदस्यों से सुझाव लेने और नियमों को संशोधित करने का आदेश दिया। अब ये जो पूरा मैटर गया संसदीय समिति में, और संसदीय समिति के चेयरमैन थे दिग्विजय सिंह। संसदीय समिति में पहले चूंकि ये ST SC का ही था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उसमें शामिल करवाया कि इसमें OBC भी होना चाहिए। फिर ये भी कहा कि भाई इंदिरा जयसिंह ने जो, यानी रोहित की मां ने जो सुझाव दिए उनको शामिल किया जाए। वो सुझाव वस्तु तो इंदिरा जयसिंह के थे और उनको शामिल किया। कुल करके यह डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन से वित्त पोषित जो संस्थाएं हैं उनके काम है। अब उसमें इंदिरा जयसिंह का जो फंडिंग होती थी, वो फंडिंग भी सरकार ने बंद कर दी। जब आदरणीय मोदी जी की सरकार आई तो उनने उसको फंडिंग को, जो बाहर से फंडिंग आती थी, वो बंद करा दी, क्योंकि ये वामपंथी वकील है, इसी तरह के काम करती है। अब दिग्विजय सिंह ने OBC शामिल करा दिया। अब OBC शामिल कराने से ये हुआ कि जो तमाम ऐसे तत्व जो सांप्रदायिक दृष्टि से केवल सोचते हैं, क्योंकि एक तो OBC वर्ग बहुत बड़ा है, कोई भी OBC के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे ये बहुत मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने शामिल करवाया। और एक और जहां खतरा है कि OBC में शेख, सैयद, मुगल, पठान को छोड़ करके जितना मुस्लिम जातियां हैं, अभी बंगाल में करीब करीब 100 मुस्लिम जातियों को उन्होंने OBC में शामिल करवाया। तो ऐसी स्थिति में तो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी। लेकिन मैं इसके नियमों की बात करूं, अब इसमें नियम बने, जो रेगुलेशन दिया उसको नाम दिया कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इसमें यह तय हुआ कि 24 घंटे के अंदर उनको संज्ञान लेना पड़ेगा, 60 दिन के अंदर उसका समाधान करना पड़ेगा यदि कोई शिकायत आती है। और वो जो कमेटी बनेगी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, उसमें एक SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग, इनका प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रहेगा, और 50% इनकी संख्या रहनी ही चाहिए। बाकी सामान्य रह सकते हैं, लेकिन वो आवश्यक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि भी इस कमेटी में रहना चाहिए। वैसे वो अंडरस्टूड है, लेकिन स्पष्ट रूप से रहना चाहिए। तो जब ये कमेटी बनी तो स्वाभाविक रूप से लोगों को लगा कि भाई केवल यही लोग अगर कमेटी में रहेंगे और यही लोग अगर निर्णय करेंगे, तो फिर तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी जो अनेक परेशानियों का सामना करते हैं, ये और परेशानी खड़ी हो जाएगी। कोई भी उनसे शिकायत करेगा, जैसा कि आक्षेप किया जाता है या आशंका जताई जाती है कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति जो OBC भी है, शिकायत करता है, किसी लड़की को प्रपोज करता है सामान्य की, और वो अगर उसको हाँ नहीं करते और वो शिकायत कर दे उसकी, तो सुनने वाला कोई जनरल का व्यक्ति नहीं। तो इसके दुरुपयोग की गुंजाइश
बढ़ जाती है। अब इसका तो कुल करके ये जो घटनाक्रम है, ये कांग्रेस और वामपंथियों के इकोसिस्टम से उत्पन्न घटनाक्रम है। ये बात सही है कि जो सरकार के वकील हैं, जिनको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, उनको इसमें ठीक तरह से अपना योगदान करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। और ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी। एक और मजेदार बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो यूजीसी के अध्यक्ष है, जिन्होंने गाइडलाइन बनाने का अधिकार है, जिनको, यूजीसी के अध्यक्ष 6 महीने पहले ही रिटायर्ड हो गए। आज की तारीख में जब ये रेगुलेशन पास हुआ तब कोई यूजीसी का अध्यक्ष नहीं था। यूजीसी के उपाध्यक्ष जो नितिन जोशी थे, वास्तव में अधिकारी हैं, वो डॉक्टर नितिन जोशी ने उस पर साइन किया है। अब जोशी ब्राह्मण, दिग्विजय सिंह राजपूत, इंदिरा जयसिंह सामान्य, लेकिन सारे आरोप ऐसा लगता है कि जो आरोप सारे बीजेपी की सरकार पर या मोदी जी की सरकार पर डाले जा रहे हैं। वस्तुतः ये जातिगत लड़ाई ना होकर के विचारधारा की लड़ाई है। ये हिंदू समाज में विभाजित करने की कोशिश, क्योंकि उनको लगता है कि हम इस तरह सरकार में नहीं आ सकते, तो कंफ्यूज करो या बांटो। तो ये डिवाइड करने की कोशिश है। और इस रेगुलेशन में वास्तव में सुधार की जरूरत है कि इसमें सामान्य के प्रतिनिधि भी अनिवार्य रूप से रहने चाहिए। बाकी इसमें यह बात सही है कि दंड की व्यवस्था भी है कि भाई 6 महीने के अंदर तय करना है कि लिखित में मतलब समझाइश दे दी जाए या लिखित में माफीनामा लिया जाए या फिर कार्रवाई की जाए। जरूरी नहीं कि कार्रवाई ही हो, लेकिन फिर भी विद्यार्थी के दिमाग पर बोझ तो रहता है। इंस्टीट्यूशन को भी कहा गया है कि यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी, आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी। और इसलिए ये गंभीर तो बनता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन को कार्रवाई करना पड़ेगी। लेकिन इसके पहले भी एंटी रैगिंग कमेटी हुआ करती थी, ये उसी के एक स्वरूप में। इसमें केवल दिग्विजय सिंह के योगदान से सिर्फ इतना बढ़ गया है कि इसमें ओबीसी भी शामिल हो गया है, जो पहले नहीं था। तो कुल करके ये पूरा एजेंडा वैसा ही है, शुद्ध रूप से वामपंथियों के ब्रेन चाइल्ड है, उनका पैदा किया हुआ है, ताकि हिंदू समाज में विभाजन हो। इसमें सुधार की जरूरत है। और ये कोई सरकार का कानून नहीं है, ये यूजीसी का रेगुलेशन है। यूजीसी नया रेगुलेशन दे सकती है और दूसरे पक्ष कोर्ट में अपना इंटरवीन हो सकते हैं। और इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें एकदम बहुत तूफान उठाने की जरूरत है। ये क्यूरेबल है, इसका समाधान किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि हमको इस तरह की घटनाओं पर भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय बुद्धि से सोचना चाहिए, क्योंकि वो जिन्होंने किया है वो इसी के हामी है कि बुद्धि से, जो शरीर से केवल या शस्त्रों से एक व्यक्ति को मारा जा सकता है, बुद्धि से सैकड़ों लोगों की हत्या की जा सकती है। हमें उनके बुद्धि का चारा बनने से बचना है। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।